बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहता है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? क्या सर्किट में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? सेकेंडली कहता है, डज द इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? क्या सर्किट में इंड्यूस होने वाली करंट सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है या नहीं? ये बात आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले ईएमएफ को एक्सप्लेन करते हैं। तो फैराडेज लॉ के मुताबिक इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स, इस रिलेशन के अंदर कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और इसका मतलब यह है कि इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है। तो यही हम इसका आंसर लिखेंगे, नो induced EMF does not depend on the resistance of circuit. It only depends upon the rate of change of magnetic flux through circuit. आइए स्टूडेंट्स, अब हम करंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो करंट के लिए रिलेशन है I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। इंड्यूस करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इंड्यूस करंट का सर्किट की रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, और डेफिनेटली ये सर्किट की रेजिस्टेंस पे फिर डिपेंड भी करेगा। तो ये हम इसका आंसर लिखेंगे, yes, induced current depends upon the resistance of circuit. It is inversely proportional to the resistance of circuit. Means I is directly proportional to 1 over R। कि अगर आप सर्किट की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो सर्किट में इंड्यूस होने वाला करंट कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर सर्किट की रेजिस्टेंस को कम किया जाएगा तो सर्किट में इंड्यूस होने वाला करंट बढ़ जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कहता है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक स्क्वायर लूप ऑफ वायर है जिसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं। किस तरह से मूव करवा रहे हैं? द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। के लूप की सरफेस का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है। कहता है, इज एन ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप? तो क्या लूप में मूवमेंट की वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं? और फाइनली कहता है, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। अपने जवाब की आपने रीजन भी देनी है। तो स्टूडेंट्स, जो सिचुएशन उसने हमें यहां बताई है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने एक स्क्वायर लूप को इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि लूप की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है। और अब आप दोनों डायरेक्शंस को पैरेलल रखते हुए लूप को मूव करवाना शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन पे लूप में से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स
और फाइनल पोजीशन में लूप में से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, इसका मतलब यह हो गया कि लूप की मूवमेंट की वजह से लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और जिस जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमें पता है उस जगह पे ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होती। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग इंड्यूस होने वाली ईएमएफ जो है वो भी जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका आंसर लिखते हैं। सिंस magnetic flux is constant through the loop during its motion in uniform magnetic field. So, change in magnetic flux will be zero. Hence, according to Faraday's law, if there is no change of magnetic flux, there will be no induced EMF। और स्टूडेंट्स मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं phi that is equal to constant implies that change in phi that is equal to zero. So Faraday's law क्या है? E is equal to n delta phi divided by delta t। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा n मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और E की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। सो इस सिचुएशन में किसी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कहता है अ लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम अबव इनटू द वर्टिकल बार मैग्नेट। हमारे पास एक वर्टिकल बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे है। इसके ऊपर हम एक लाइट मेटेलिक रिंग को फॉल करवाते हैं। कहता है कि व्यूड फ्रॉम द अबव डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। जब आप रिंग को ऊपर से देख रहे हो तो इस सिचुएशन में आपने बताना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसको हमने वर्टिकली प्लेस किया हुआ है इस तरह से कि इसका नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे की तरफ है। इसके ऊपर हमारे पास एक लाइट मेटेलिक रिंग है और इसको हम इस पे फॉल करवाते हैं। यहां सिर्फ आपने ये बात जहन में रखनी है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल और इस रिंग के अंदर जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। अब स्टूडेंट्स इसी सिचुएशन को अगर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो हॉरिजॉन्टल करने से ये तो लेंजेस लॉ का एक्सपेरिमेंट बन गया है, जहां पे हमने लेंजेस लॉ के मुताबिक फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन को स्टडी किया था। अब स्टूडेंट्स वहां पे हमने ये बात की थी कि अगर आप बार मैग्नेट को इस रिंग की तरफ लेके आते हैं तो रिंग बार मैग्नेट को अपनी तरफ आने से रोकेगा, और इसकी मूवमेंट को यानी कि नॉर्थ पोल की मूवमेंट को रोकने के लिए इंड्यूस करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि उससे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फेस करे, और डेफिनेटली रिंग के ऑपोजिट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी सिचुएशन को हम अपने क्वेश्चन में यानी कि वर्टिकल सिचुएशन में लेकर चलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा
कि रिंग के ऊपर वाली साइड पे साउथ पोल बन रहा है, जबकि नीचे वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बन रहा है। अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल हमें यह बात पता है कि रिंग का वो फेस जहां पे नॉर्थ पोल बनता है वहां पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, और वो फेस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल बनता है वहां पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमने इसको ऊपर से देख के बताना था कि करंट की डायरेक्शन क्या है, चूंकि यहां पे साउथ पोल बन रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, the induced current opposes the cause that produces it. So, induced current will flow in the direction that produces a magnetic field having north pole facing north pole of bar magnet. Hence, in viewing from above, the direction of induced current will be clockwise. आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू रेजिस्टर आर इन फिगर क्वेश्चन 15.4। ये जो क्वेश्चन में आपको डायग्राम दी हुई है, इसमें वो कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन थ्रू द रेजिस्टर आर क्या होगी, कब, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब आप स्विच एस को क्लोज करते हैं और जब आप स्विच एस को ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपने सिंपली लेंजेस लॉ यूज करते हुए करंट की डायरेक्शन को बताना है। अब लेंजेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस करंट हमेशा अपने सोर्स को अपोज करती है। अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट उस सोर्स करंट को कम करने की कोशिश करेगा, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और अगर सर्किट की करंट कम हो रही है तो इंड्यूस करंट उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, मीन टू से कि वो सेम डायरेक्शन में जिस तरह सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। सिर्फ इस बात को आपने जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर। तो चूंकि पहले हमने ये कंडीशन एक्सप्लेन करनी है कि जब आप स्विच एस को क्लोज करते हैं तो उस सिचुएशन में इस रेजिस्टर आर में से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हमने यहां पे पॉइंट ए और बी लिख लिया है ताकि हम इजीली से एक्सप्लेन कर सकें कि करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है या बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी यहां पे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब चूंकि स्विच को अभी आपने क्लोज किया है तो इस सिचुएशन में बैटरी करंट को सर्किट में 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ लेके जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम यहां पे लिखते हैं कि इन दिस केस जब आप स्विच को क्लोज करते हैं करंट आई जो है वो इंक्रीज करता है। अब लेंजेस लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस होने वाला करंट इस इंक्रीज इन करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा।
और करंट को जब आप करंट से डिक्रीज करवाते हैं तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। और इसका मतलब यह है कि इंड्यूस होने वाला करंट जो कि इस सर्किट के अंदर मूव करेगा वो इस फ्लो ऑफ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सिंस यहां पे करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इंड्यूस करंट यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, विच मींस दैट कि यहां पे एरो डाउनवर्ड आ जाएगा और यहां पे एरो अपवर्ड आ जाएगा एंड थ्रू द रेजिस्टर और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम ए टू बी कह सकते हैं या लेफ्ट से राइट साइड पे कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। जब हम स्विच एस को ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स जब आप स्विच एस को ओपन करेंगे तो सर्किट इनकंप्लीट हो जाएगा और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो वैल्यू की तरफ मूव करेगा। लेकिन एक बात आपने यहां पे याद रखनी है वो ये कि टर्मिनल्स के मुताबिक करंट का फ्लो होगा एंड दैट इज इन द सेम सेंस जो कि हमने प्रीवियस केस में लिखी थी। यहां पे करंट बढ़ सकता है और कम हो सकता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि जब आप स्विच को ओपन करेंगे तो करंट पहले चूंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पे करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें करंट इंक्रीज कर रहा था जबकि यहां स्विच ओपन करने से अब करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब लेंज़ेस लॉ के मुताबिक दिस इज द सोर्स जो कि इस कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस कर रहा है। अब सोर्स क्या है? डिक्रीज हो रहा है। इसके डिक्रीज होने की वजह से यहां करंट प्रोड्यूस हो रहा है और यह करंट अब इसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब यह है कि अब यह करंट की वैल्यू को बढ़ाएगा। अब दो करंट्स एक दूसरे को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं? जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहां पे चूंकि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इस सिचुएशन में यहां पे भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनेगी। और हमने चूंकि रजिस्टर में से बताना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, तो दैट इज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, या आप इसको कह सकते हैं कि ये राइट से लेफ्ट साइड पे होगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कहता है डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट? क्या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करती है? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। अगर तो वो बढ़ रहा हो तो उसको कम करने की कोशिश करती है और अगर वो कम हो रहा हो तो उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इसी तरह से बनेगा नो, इट डज नॉट ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द magnetic flux through circuit according to Lenz's law the induced current always opposes the change that produces it। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर बन जाएगा कि लेंज़ेस लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस करंट होती है वो हमेशा अपने सोर्स को अपोज करती है। अगर सोर्स इंक्रीज कर रहा हो तो ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी और अगर सोर्स डिक्रीज कर रहा हो तो यही इंड्यूस्ड करंट उसको इंक्रीज करने की कोशिश करती है। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। कहता है व्हेन स्विच इन द सर्किट इज क्लोज्ड अ करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन द कॉइल एंड द मेटल रिंग जंप्स अपवर्ड वाई। कहता है जब सर्किट में मौजूद स्विच एस को क्लोज किया जाता है
तो सर्किट में एक करंट एस्टेब्लिश होता है और ये जो रिंग आपको नजर आ रहा है ये अपवर्ड जंप करता है। क्वेश्चन उसका ये है कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो पूछता है डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग, रिंग के साथ क्या होगा इफ द बैटरी पोलैरिटी वर रिवर्स, अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं तब। तो फ्रेंड्स पहले हम फर्स्ट केस को एक्सप्लेन करते हैं। हमें यह बताया है कि जब आप स्विच एस को क्लोज करते हैं तो कॉइल में से एक करंट फ्लो करेगा। हम पहले यह देखते हैं कि इस फ्लो ऑफ करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स किस तरह से बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसी सिचुएशन का अगर आप टॉप व्यू लेते हैं तो हमें यह पता लग रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और अकॉर्डिंग टू द क्लॉक रूल जिस भी लूप में से क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है उस फेस पे साउथ पोल बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉइल में साउथ पोल ऊपर जबकि नॉर्थ पोल नीचे बन रहा है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं लेंजेस लॉ के ऊपर जो कि हमें यह कहता है कि लेंजेस लॉ हमेशा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया था, स्विच के क्लोज होने की वजह से करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ेगा और करंट के बढ़ने की वजह से उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ इंक्रीज होगा जो कि उस रिंग में से भी पास कर रहा है। अब रिंग में एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ। तो सिचुएशन क्या बनेगी, कॉइल का साउथ पोल ऊपर की तरफ है तो रिंग में एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जिसका साउथ पोल कॉइल के साउथ पोल को फेस कर रहा होगा। अब फ्रेंड्स यहां से हमें सिचुएशन क्लियर है कि जब दोनों लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन की वजह से ये रिंग अपवर्ड जंप करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पोलैरिटी ऑफ द बैटरी को रिवर्स करते हैं तो इस सिचुएशन में अगर हम टॉप व्यू देखें तो फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि अब यहां मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बनेगा और सेम सिचुएशन में यह मैग्नेटिक फील्ड जब रिंग में से पास करेगी तो रिंग ने इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने से रोकना है और रोकने के लिए रिंग में अब ऐसा करंट फ्लो करेगा जिसका नॉर्थ पोल कॉइल के नॉर्थ पोल को फेस करे और वंस अगेन दोनों लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से रिपल्शन जनरेट होगी और उस रिपल्शन की वजह से रिंग वंस अगेन अपवर्ड जंप करेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आप स्विच को क्लोज करते हैं विद द बैटरी जिसकी पोलैरिटी इसी तरह से हो या बैटरी की पोलैरिटी को आप रिवर्स कर दें तो लेंजेस लॉ के मुताबिक रिंग हमेशा अपवर्ड जंप करेगा इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज जनरेटिंग इन द कॉइल। तो फ्रेंड्स यह है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।